नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में भारतीय काव्य शास्त्र का 3 वीडियो कवर कर चुके हैं और जो नहीं देखे हैं तो वह आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आगे हम भारतीय काव्य शास्त्र को कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने सामान्य परिचय के साथ विभिन्न कवियों का परिचय देख लिया था और हम लोग डिटेल रूप में 7 जो काव्य शास्त्री हैं उनको देख चुका था। तो नहीं, 7 या 6 हुआ था। ठीक है, छठवां अच्छा हम लोग 7वें नंबर आनंदवर्धन जी को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे नोट्स पे भरोसा कर सकते हैं, हमारे क्लास पे भरोसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दे दिए। बहुत मंथन के बाद आप लोगों के लिए नोट्स बनाया गया है, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोग बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। पूरे सिलेबस कवर कराए जाएंगे हमारे चैनल के मेंबरों द्वारा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आनंदवर्धन जी को देखते हैं। आनंदवर्धन, इनका समय था 9वीं शताब्दी। कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित एवं समसामयिक आनंदवर्धन का समय 9वीं सदी का मध्य माना जाता है। तो याद रखिए, आनंदवर्धन जी का समय 9वीं सदी है और 9वीं सदी का मध्य माना जाता है। ये किसके समसामयिक थे? राजा अवंती वर्मा के, जो कहाँ के राजा थे? कश्मीर के राजा थे। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं एग्जाम में, लेकिन ये हो सकता है कि आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे चलेंगे। ध्वन्यालोक के रचनाकार ध्वनिवादी आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। तो आनंदवर्धन ने किसको काव्य की आत्मा माना? ध्वनि को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसके संबंध में ये क्या कहते हैं ध्वनिवादी हमारे आचार्य जी? तो काव्यासात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य समान मात पूर्व। इनकी ध्वन्यालोक रचना में 4 अध्याय उद्योत हैं, यानी कि अध्याय को उद्योत कहा गया है। तो इनके ध्वन्यालोक में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। क्योंकि आजकल तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, कथन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पूरा डिटेल में जानना जरूरी, चाहे कोई भी टॉपिक का हो। समीक्षा पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, अब पूरा अध्ययन, गहन अध्ययन जरूरी है। तो चलते हैं आगे। तो ध्वन्यालोक में 4 अध्याय हैं। आनंदवर्धन की 5 रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं देखते हैं? आप लोग तो ध्वन्यालोक को देखे होंगे, है ना, लेकिन आगे और भी इनका कुछ कुछ रचनाएं हैं। ध्वन्यालोक तो एक हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ये हमेशा पूछा जाता है या मिलान वाले में दे देता है। तो इनका है अर्जुन रचित करके एक महाकाव्य है, विषम बाण लीला खंड काव्य है, देवी शतक स्त्रोत काव्य है, धर्मोतमाटी का दर्शन ग्रंथ है। अगर आप लोगों को वीडियो जल्दी लगे तो आप लोग रोक के देख सकते हैं। तो आगे चलेंगे। आनंदवर्धन की ख्याति का आधार स्तंभ ध्वन्यालोक है, जिसके 3 अंश हैं। ध्वन्यालोक तो इनकी ख्याति का आधार है, ये पता ही है। तो इसके क्या हैं? 3 अंश हैं ध्वन्यालोक के, जिसको क्या कहा गया है? कारिका, जिसमें 129 कारिकाएं हैं। दूसरा है वृत्ति, जो कारिकाओं की गद्य में व्याख्या, और तीसरा है उदाहरण। तो कारिका, वृत्ति और उदाहरण, ये क्या है? ध्वन्यालोक के 3 अंश हैं। मेरे साथ आप लोग भी मन में गुनगुनाते चलिए, बोलते चलिए। नोट्स आप लोग बाद में बना लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर सेकेंड टाइम आप लोग नोट्स बनाएंगे तो उसके बाद दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग एग्ज़ाम में रिवीजन करके जा सकते हैं। उसके बाद है, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार व्यंजना शब्द शक्ति को माना। तो इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार किसको माना? व्यंजना शब्द शक्ति को। तो शब्द शक्ति तो आप लोगों को पता ही होगा, व्यंजना शब्द शक्ति, अमिधा लक्षणा, इस सब के बारे में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा। इन्होंने प्रतिमान अर्थ की प्रतिष्ठा की, और जिसका अर्थ क्या है? व्यंगार्थ है। अमिधा लक्षणा से भिन्न व्यंजना नामक शब्द व्यापार आनंदवर्धन की देन है। और जो व्यंजना नामक शब्द शक्ति थी या शब्द व्यापार था, किसकी देन है? आनंदवर्धन जी की। इन्होंने ध्वनि के 3 भेद किए हैं। हम लोगों ने ऊपर देखा था ध्वनि के, क्या देखा था हम लोगों ने?
अंश देखे थे, है ना। इन्होंने ध्वन्यालोक जो इनका रचना था उसके 3 अंश किए थे, लेकिन आगे चल के ये ध्वनि के 3 भेद कर देते हैं। तो किस किस प्रकार के ध्वनि बताया इन्होंने? इन्होंने ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं रस ध्वनि, और रस ध्वनि को सभी तीनों ध्वनियों में सर्वश्रेष्ठ माना है। किसने जी? किसने? हाँ, आनंदवर्धन ने, ठीक है। ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं, लोचन, ये तो सबको पता है जिसको ध्वन्यालोक लोचन भी कहा जाता है, अभिनवगुप्त जी ने टीका लिखा था, और एक है चंद्रिका करके, जिसके जो टीकाकार वो क्या हैं? अज्ञात हैं, नहीं मिलते। तो 2 टीकाएं लिखी गई थी ध्वन्यालोक पर, लोचन, या तो इसको हम लोग ध्वन्यालोक लोचन भी कह सकते हैं, और चंद्रिका, जिसके टीकाकार अज्ञात हैं। तो ये रहे हमारे ध्वनिकार आनंदवर्धन जी। अब हम लोग देखेंगे राजशेखर। राजशेखर जी का समय है 10वीं शताब्दी। पिता दुर्दक एवं माता शीलवती के पुत्र राजशेखर एक प्रसिद्ध काव्य शास्त्री के साथ साथ एक कवि एवं एक नाटककार भी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये तो क्या थे? काव्य शास्त्री तो थे ही, साथ में कवि भी थे और नाटककार भी थे। यायावर कुल में उत्पन्न होने के कारण ये यायावरी भी कहे जाते हैं, मतलब घुमक्कड़ टाइप के थे। इनके परिवार वाले भी थे और ये भी थे, तो ये भी यायावरी कहे जाते हैं। काव्य मीमांसा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या है? काव्य मीमांसा। इनके द्वारा 4 नाटक लिखे गए। काव्य मीमांसा तो इनका एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ही, लेकिन इनका और 4 नाटक लिखा गया। तो कौन कौन सा नाटक है देख लेते हैं हम लोग। बाल रामायण, बाल महाभारत, विद्ध शाल भज्जिका और कर्पूर मंजरी, जो षट्क श्रेणी का था। तो ये इनके 4 नाटक हो गए। राजशेखर प्रतिहार वंशी कन्नौज नरेश, महेंद्रपाल और उनके पुत्र के गुरु थे। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। फिर से इन्होंने कार्यत्री प्रतिभा के 3 भेद किए। पहले तो इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद माने, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। किसने? राजशेखर ने। और फिर इन्होंने जो कार्यत्री प्रतिभा था उसके 3 भेद किए, सहजा, आहार्य और औपदेशिकी। सहजा, आहार्य और औपदेशिकी, इन्होंने कार्यत्री प्रतिभा के भेद किए। राजशेखर ने आशु कविता लिखने वाले कवि को अविच्छेदी कवि कहा। तो आशु कवि तो आप लोग जानते ही होंगे, जो किसी टॉपिक पे तुरंत कविता कर दे उसे कहते हैं आशु कवि। तो आशु कविता ऐसे जो लिखते थे कवि, उसको इन्होंने क्या कहा? अविच्छेदी कवि कहा है राजशेखर जी ने। राजशेखर ने कवि की 7 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, और राजशेखर ने मागधी रीति की उद्भावना की, जो मगध देश में व्यवहृत होती थी। तो ये हो गया दोस्तों राजशेखर जी। हम लोग आगे देखेंगे भट्टनायक जी को। भट्टनायक का समय भी है 10वीं शताब्दी। भट्टनायक का समय ध्वनिकार के बाद वह अभिनवगुप्त के पूर्व है। मतलब ये ध्वनिकार बोलने से आनंदवर्धन जी के बाद आता है और अभिनवगुप्त के पूर्व आते हैं। कौन? भट्टनायक। कभी क्रम वाले में दे दिया तो याद रखिए आप लोग। हृदय दर्पण इनकी रचना है जो अनुपलब्ध है। मतलब हृदय दर्पण इनकी रचना है, वो इनकी रचना है तो पता चलता है, लेकिन अनुपलब्ध है। हृदय दर्पण ध्वनि ध्वंस नाम से प्रसिद्ध है। इसकी रचना ध्वनि सिद्धांत के खंडन के लिए हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जो भट्टनायक ने हृदय दर्पण की रचना की थी, किस लिए की थी? जो ध्वनि ध्वंस नाम से प्रसिद्ध हुआ हृदय दर्पण, ध्वनि सिद्धांत के खंडन के लिए हृदय दर्पण का मतलब हृदय दर्पण रचा गया। और ध्वनिवादी सिद्धांत को न मानने वाले आचार्यों में प्रमुख कौन कौन है? भट्टनायक ने ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का बड़ी व सूक्ष्मता एवं मार्मिकता पूर्वक खंडन किया। तो देखिए ये ध्वनि विरोधी में आते हैं, याद रखिए। इन्होंने व्यंजना शक्ति की महत्ता को अस्वीकार कर भावकत्व और भोजकत्व नामक 2 व्यापारों का प्रतिपादन किया। तो व्यंजना शक्ति की महत्व को इसने अस्वीकार कर दिया, और किसने स्वीकार किया था?
किसने स्वीकार किया था? बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इन्होंने व्यंजना शक्ति की महत्ता को अस्वीकार कर भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापारों का प्रतिपादन किया। तो भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापार किसने दिया था? बताइए। भट्टनायक ने, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। रस निष्पत्ति के संबंध में इन्होंने भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया। तो भुक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? भट्टनायक ने। रस के ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या इन्होंने की। इन्हीं से रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने की परंपरा का श्री गणेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या किन्होंने की? भट्टनायक ने। और इन्होंने ही क्या किया? रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने की परंपरा का श्री गणेश किया। मतलब तब उससे पहले रस को कोई ब्रह्मानंद सहोदर नहीं कहता था, और इसका श्री गणेश किसने कर दिया? भट्टनायक ने। भट्ट, लोलट आदि ने रस को जहाँ एकांत रूप में वस्तुनिष्ठ माना था, और अभिनव गुप्त ने उसे सर्वथा आत्मनिष्ठ रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर से आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो देखते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग बिल्कुल पढ़िए, जितना हो गया है सबका नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। और जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था भी रहेगी, जो सभी एग्ज़ाम में आ चुका है, आने वाला हो ऐसा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।